हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएएस का जो 2013 का प्री का पेपर हुआ था, उसके 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट विल फॉलो इफ़ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि कई तरह के बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं और नॉर्मल जो संशोधन होते हैं संविधान में वो भी होते हैं। तो उसमें मनी बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मनी बिल को जब राज्यसभा जो है वो जब वहाँ पर भेजा जाता है राज्यसभा में और वहाँ पे जो सिग्निफिकेंटली या फिर आप सब्सटेंशियली बोल सकते हैं यानी मेजर तरीके से उसको अमेंड कर दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा, तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि जो लोकसभा है वो तो चाहे तो उस जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है उसको वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। दूसरे ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि एक बार जब राज्यसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए हैं तो बिना उन अमेंडमेंट के माने लोकसभा आगे नहीं बढ़ सकती है। तीसरा जो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑप्शन की द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा को फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकती है कि आपने जो अमेंडमेंट दिए हैं उसमें थोड़ा सा आप विचार कीजिए कि ये अमेंडमेंट सच में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप उस चीज़ को जो है सुधारने के लिए जो लोकसभा है वो राज्यसभा को फिर से भेज सकती है। चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि द प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सीटिंग फॉर पासिंग द बिल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब लोकसभा ने मनी बिल पास किया उसके बाद राज्यसभा में गया वो राज्यसभा ने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए। तो उसके बाद क्या होता है कि अब चूंकि दोनों के मत में अंतर हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जो मनी बिल है उसको लेके मत में अंतर हो गया है कि लोकसभा जो है कुछ रिकमेंड कर रही थी जबकि राज्यसभा कुछ और रिकमेंड कर रही है। तो उसके बाद क्या होगा कि चौथा ऑप्शन दे रहा है कि अब प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे एक ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगी दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, ताकि उस बिल को पास किया जा सके। तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हमें ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए जो मनी बिल है वो इम्पोर्टेंट है। और मनी बिल ही क्यों, ऐसे ही आपने बहुत सारे टर्म्स जो सुने होंगे लक्ष्मीकांत की बुक में, जैसे कि आपकी हो गई मनी बिल हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है। दूसरा कि क्वेश्चन आवर आपने सुना होगा, जीरो आवर सुना होगा, यानी संविधान में जो संविधान की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि क्वेश्चन आवर, जीरो आवर या फिर मनी बिल, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिलती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अक्सर यूपीएससी जो है वो पूछ देती है। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी कोई भी हो तो उसके रिगार्डिंग हमें पूरी उसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। साथ ही साथ वो चीज़ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मनी बिल जब पास कर दिया गया है तो उसके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कल को मनी बिल की डिफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो इस तरीके से जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी डिफिनेशन के साथ साथ उसके लेके क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है वो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन ये है कि इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में एक ही आदमी को गवर्नर पद के लिए 2 से ज़्यादा स्टेट्स में एक साथ अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट है पहली। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो दूसरे में ये बोला जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं स्टेट्स में उनको अब गवर्नर के द्वारा वैसे ही अपॉइंट किया जाता है जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ ए गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संविधान में ऐसी कोई भी प्रोसीजर मेंशन नहीं की गई है जिससे कि गवर्नर को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सके। चौथा ऑप्शन ये है in the case of a union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिन जिन यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव सेटअप है यानी कि वहाँ पर विधानसभा है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो करते हैं मेजोरिटी सपोर्ट के आधार पर।
तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि अपॉइंटमेंट जो हमारे यहाँ होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको कितनी सारी अपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है एक ही क्वेश्चन के अंदर, कि आपको गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है यूनियन टेरिटरी में उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को देख के हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, और उसके आधार पर जो मेजर जो चीज़ें हैं जो किताबों में पढ़नी है हमें और किस तरीके से पढ़नी है, ये जानकारी हमें हो जाती है। तो अगर आपको इसी तरीके की जो डायरेक्शन है वो हमेशा चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई रखी है इसमें, जो कि मेंस के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ जो प्रीलिम के और भी जो पेपर हैं जो करंट के हैं 2022 के हैं, 2021 के हैं, 20 के हैं, 19 के हैं, वो भी आपको अपलोड वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उनको भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि कौन से जो पोस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो जाती है, और उसके साथ साथ जो उसमें जो सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यूपीएससी के साथ कि ये बिल्कुल नॉर्मल तथ्य पूछती है, लेकिन जो एक्सेप्शंस वगैरह होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि गवर्नर को 2 से ज़्यादा स्टेट में एक ही आदमी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, तो ये एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो लक्ष्मीकांत में इस चीज़ के बारे में अच्छे से मेंशन किया हुआ है, या फिर आप कोई भी बुक जो हो इसे फॉलो करते हैं तो उसमें भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो अपॉइंटमेंट वगैरह है तो उसमें अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन को आप ध्यान में ज़रूर रखें। जैसे दूसरे में ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो वैसे ही होती है स्टेट्स में, जैसे कि जो गवर्नर है वो स्टेट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट वैसे ही करते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसीजर ले डाउन नहीं है जिसके जिसके बेसिस पे जो गवर्नर को है उसको पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी कि किसी की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, कैसे रिमूवल हो रहा है, उसके लिए संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर एक तरफ आपको ज्योग्राफिकल फीचर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ रीजन दिया जा रहा है। अब देखिए ज्योग्राफिकल फीचर में क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि पहला है एबिसिनियन प्लेटो, दूसरा है एटलस माउंटेन्स, तीसरा है गुयाना हाईलैंड्स, और चौथा है ओकावांगो बेसिन। और दूसरी तरफ जो रीजन दिए गए हैं उसमें क्या क्या है, अरबिया है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका है, पैटागोनिया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन को हमें डिस्कस करके ये पता चलता है कि जो प्लेटो हैं मेजर प्लेटो हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन हो या फिर जो मेजर बुक्स है उसमें मेंशन हो, साथ साथ जो न्यूज़ में हो, जो प्लेसेस इन न्यूज़ जो आप देखते हैं करंट अफेयर में अक्सर आते रहते हैं कि यहाँ पर भूकंप आ गया है, या फिर यहाँ पर की झील सूख रही है, यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, लैंडस्लाइड हुआ है, या यहाँ पर बर्फीला तूफान चल रहा है, तो हमें उसके पर्टिकुलर उस लोकेशन अगर करंट में आया है तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो प्लेटो है या फिर कोई भी लेक है, ग्लेशियर है, ये कहाँ पे मौजूद है। दूसरा है कि देखिए एटलस माउंटेन के बारे में पूछा जा रहा है, माउंटेन भी पूछा जा रहा है, प्लेटो के बारे में पूछा जा रहा है, हाईलैंड्स के बारे में पूछा जा रहा है, और बेसिन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगली बार जब भी आप पढ़ेंगे किताब को अपने, तो आपके जैसे ही आप प्लेटो उसमें वर्ड दिखेगा या फिर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें प्लेटो आएगा या फिर माउंटेन आएगा, हाईलैंड्स आएगा, बेसिन आएगा, लेक आएगा, ग्लेशियर आएगा, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है। दूसरी तरफ रीजन है अरबिया है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका है, पैटागोनिया है। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि जो भी एरिया जो न्यूज़ में है, जो भी प्लेस न्यूज़ में है, वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में पड़ता है। जैसे कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका यहाँ पूछा जा रहा है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ये तो नाम फिर भी हमें जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन जो पैटागोनिया पूछा गया है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नया तरह का जो प्लेस है जो न्यूज़ में है तो बिल्कुल उसको इग्नोर मत कीजिएगा कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए नए नए तरह के नाम भी यूपीएससी पूछती है। नेक्स्ट चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है उसके हिस्ट्री के बारे में ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला जो है स्टेटमेंट क्या है कि द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बादामी के जो केव्स हैं यानी गुफाएं हैं बादामी की, वो सबसे पुरानी सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि द बराबर रॉक कट केव्स वेयर ओरिजिनली मेड फॉर
आजीविकास बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है कि द बराबर जो रॉक कट केव्स हैं वो ओरिजिनली उनको बनाया गया था आजीविकस के द्वारा, जो कि एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था फाइनली। तीसरा, एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एलोरा जो जगह है वहाँ पर जो गुफाएं हैं उनको डिफरेंट फेथ्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग फेथ्स हैं, जैनिज्म हो गए, बुद्धिज़्म हो गए या फिर हिंदुइज़्म हो गए, तो उनकी फेथ्स मतलब अलग अलग फेथ्स की गुफाएं वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हमारा जो सिलेबस में मेंशन है, salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times, वो हमारे लिए यहाँ पर उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे आप, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो बहुत सारे अपने करंट में जो खबरें आती रहती है कि अभी अभी यहाँ पे कुछ जीवाश्म मिले हैं, इस नदी किनारे ये जीवाश्म मिले हैं, या फिर इस जगह पे ये जीवाश्म मिले हैं, या फिर यहाँ पर कुछ सबूत मिले हैं, बर्तन वगैरह मिले हैं। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चूँकि वो हिस्ट्री का पार्ट है और वो भी कल्चर का पार्ट है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर कि हमारी जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन उठा के वो पूछ देते हैं कि हाल ही में यहाँ पर ये चीज़ मिली है जिसके बारे में बताएं। जैसे कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल बोला जा रहा है कि केव्स एट बादामी, तो यहाँ पर बादामी के केव्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बराबर रॉक कट केव्स हैं। फिर एलोरा में जो रॉक कट केव्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि वो किस फेथ के लिए है, किस राजा के समय बनी हुई है, किसके द्वारा बनाई गई है, वो क्या ओल्डेस्ट है या फिर किसी खास पीरियड की है, गुप्ता पीरियड की है या फिर किसी खास पीरियड की है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, उस पर हम लोग चलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग लॉज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक से मिल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है वो अलाउ करती है कि जीन्स वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या हैं, इसके 3 और स्टेटमेंट है, वो क्या क्या हैं? अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स टू प्लांट्स, और तीसरा है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इस टर्म को हमें देख के ये पता चलता है कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी है या फिर साइंस एंड टेक में जो भी जो शोध वगैरह हो रहे हैं, जो कि आपको करंट अफेयर जो मटेरियल है उसमें पढ़ने को मिलता है, चाहे वेबसाइट को फॉलो कर रहे हो या फिर आप कहीं कोचिंग में जाते हो, तो आपको अगर या फिर द हिंदू मिल जाए तो आप उस चीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है क्वेश्चन, और खासकर जो प्रीलिम है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगी है ज़्यादा, खास करके जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है या फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है वो आजकल ज़्यादा पूछने लगी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल गौर से पढ़ें। जैसे कि रॉकेट के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें जो कौन सी स्टेज की, इसमें कितनी स्टेज की फ्यूल इस्तेमाल होती है, सॉलिड फ्यूल होता है या फिर लिक्विड, जो क्या बोलते हैं लिक्विड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्रायोजेनिक स्टेज है वो क्या है। इस तरीके की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। जैसे कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जीन्स है उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर किस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि प्लांट्स के डिफरेंट स्पीसीज के अक्रॉस उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर एनिमल से प्लांट में किया जा सकता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स में किया जा सकता है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आपको न्यूज़ में पढ़े उसके डिटेल्स ज़रूर पढ़ें, सिर्फ उसको जाने नहीं कि ये क्या है, बल्कि उसके डिटेल्स पढ़ें कि उसका एप्लीकेशन कैसे होना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द चाइनीज ट्रैवलर हुएन सॉन्ग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो फिर से आपको जो एंशेंट आर्ट एंड कल्चर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और खासकर जो फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। तो यहाँ पर आपको उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन साइंस आप जानते हैं कि कितना कोई भी मेजर किताब उठा ले जो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं भी इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो ह्यूमन साइंस का जो नाम है वो मेंशन जरूर ही करती है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो हमें ज़रूर ये पता होना चाहिए कि आखिर ह्यूमन साइंस के बारे में क्या पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है वही चीज़ बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल सीरियसली लें। तो पहला जो ऑप्शन है कि द रोड्स एंड रिवर रूट्स वेयर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। तो क्या ह्यूमन सांग ने ऐसा बोला था इंडिया की जो कंडीशंस उस समय की थी या फिर उस समय का जो कल्चर था उसके बारे में क्या ऐसा बोला था कि यहाँ की जो रोड्स हैं इंडिया की और जो रिवर रूट्स हैं, चूँकि उस समय जो रिवर थी वो बिल्कुल अच्छे उसमें वाटर लेवल होता था और आज की तरह नहीं कि सूखी पड़ी हैं, उसमें अच्छा वाटर लेवल होता था और रोड्स की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो लोग वाटर से ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते थे, नाव वगैरह चलती थी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस समय की जो रोड और रिवर रूट्स थी, वो रॉबरी से पूरी तरह से मतलब इम्यून थी यानी बची हुई थी, यानी वहाँ पर रॉबरी नहीं होती थी। तो क्या ऐसा है? क्या ऐसा ह्यूमन सांग ने बोला है इंडिया के बारे में? दूसरा है एज़ रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ ए पर्सन। तो दूसरा में ये बोला जा रहा है अब पनिशमेंट को लेके यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जो पुराने ज़माने में जिस समय ह्यूमन सॉन्ग आया था इंडिया में उस समय पनिशमेंट के लिए क्या फायर और पानी और जो पॉइजन है जहर है उसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो कोई भी पर्सन है वो इनोसेंस है या फिर गिल्टी है ये डिटरमाइन किया जा सके। तीसरा है कि द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ट्रेड्समैन है उनको जो फेरीज होते थे और जो बैरियर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जैसे कि आज टोल टैक्स मान सकते हैं या फिर कहीं पर मार्केट टैक्स लगता है, तो वो हमारे उससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं आज के ज़माने से। तो क्या ऐसा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक जो फॉर्मर जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो ट्रैवलर है ह्यून सांग है या फिर आप बोल सकते हैं इत्सिंग है और एक फाहियान है या फिर अरबी में आप बोल सकते हैं बर्नी है। बर्नी के साथ मोरक्कोस जो आया था, इब्न बतूता है और इस तरह के और भी जो नाम हैं, उन्होंने कुछ अपने जो हिस्ट्री में लिखा है उन्होंने अपने अकाउंट के दम पे, अपनी जो शिक्षा है उनकी थी, उनके अनुसार उन्होंने जो लिखने की उनकी रुचि थी, उसके अनुसार उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिसके अनुसार आज हम लोग उनके स्टेटमेंट्स का उनकी जो बुक्स है, उनका यूज़ करके हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और जिनका स्टेटमेंट जो है, वो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में मिलती हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने क्या लिखा और इंडिया के बारे में क्या बोला उस समय के बारे में, ताकि हमारी जो उस समय की जो इंडिया की जो धारणा है वो हमारे मन में अच्छे से स्पष्ट हो सके, ताकि आज की समस्याओं को हम अच्छे से समझ सकें। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आप श्योर रहिएगा कि जब भी आपको पुरानी जो ये इतिहासकार हैं या फिर ट्रैवलर हैं, उन्होंने जो भी यात्रा वृत्तांत अपना छोड़ा है, वो उसमें उन्होंने क्या चीज़ का मेंशन किया है, दास प्रथा के बारे में क्या बोला है, स्त्रियों की कंडीशन के बारे में क्या बोला है, समाज के बारे में क्या बोल रहा है, सिटी नगरों के बारे में क्या बोला है, या फिर वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स के बारे में क्या बोला है, सिंचाई के बारे में क्या बोला है, कृषि के बारे में क्या बोला है, व्यापार के बारे में क्या बोला है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि हमें उस समय की जो इंडिया की कंडीशन है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो सके। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 7वां नंबर कि कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसमें आपको 4 यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। स्टेटमेंट नहीं है, एक तरीके से नाम है, जैसे कि स्टार टॉर्टोइज है, मॉनिटर लिजर्ड है, पिग्मी हॉग है, स्पाइडर मंकी है। 4 आपको स्पीसीज देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नेचुरली कौन सी है जो इंडिया में पाई जाती है। अब देखिए, ये जो सारी जो आपको इन्वायरमेंट की जो बुक है उससे आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ जो करंट अफेयर आप अगर इसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, और मैंने जैसे आपको इसी वीडियो में बताया कि जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं और जो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी ये सॉरी बायोटेक्नोलॉजी की जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर यूपीएससी अब कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी स्पीसीज़ का नाम है, कोई भी नेचुरल हैबिटेट का नाम है, या फिर जैसे चीता को यहाँ पर लाया जा रहा है, या फिर कहीं पे जो पेलिकन्स हैं, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर है, इस तरह की जो स्पीसीज़ है, या फिर आप हॉर्नबिल का नाम ले सकते हैं इस संदर्भ में। तो इस तरीके की जो पॉपुलर स्पीशीज़ हैं जिनकी द हिंदू या फिर करंट अफेयर मैगजीन्स में आपको नाम देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से उसको स्टडी कीजिए कि उस स्पीसीज़ के बारे में क्या बोला जा रहा है, उसकी जो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें उसका क्या स्टेटस है, भारत की जो खुद की जो शेड्यूल 1 में है या फिर शेड्यूल 2 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, या फिर 3 में है, 4 में है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पीसीज़ है न्यूज़ में उसकी आईयूसीएन में कौन सी लिस्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में है, इंडिया में कौन सी एरिया में पाया जाता है वो, उस स्पीसीज़ की क्या खासियत है, वो किस तरीके के स्पीसीज़ है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई अगर जंगल वगैरह की जो जैसे कि आप बोल सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं या फिर नेचुरल पार्क है, वो कौन कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, वो नेशनल पार्क का जो मैप पे जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस
चीज़ का जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, इसके अगल बगल में ये जो टाइगर रिजर्व है, या फिर यहाँ पर इसके बगल में एलिफेंट रिजर्व है जो भी, या फिर यहाँ पर एक एनिमल एलिफेंट कॉरिडोर है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको मैप की प्रैक्टिस करनी होगी। और मैप की जानकारी ऐसे भी आपको होनी चाहिए, आपको बैठे बैठे अगर मैप में आपको पूरी दुनिया का पता चल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। पहले तो सुविधाएं नहीं थी, अब तो गूगल है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल गूगल करें कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे पड़ता है, किस मेजर सिटी से इसका लोकेशन कितना दूर है, या फिर इसकी जो लॉन्गिट्यूड से कितनी, इसकी एक तरीके से आप एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करें कि इसकी जो दूरी है मेजर सिटी से कितनी दूर है। या फिर अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें या फिर वर्टिकल लाइन खींच दें, तो इस तरीके की फिर आपको ज़रूर लेनी है। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि यूपीएससी ने इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं कि आप सिटी को आप बताइए कि कौन सी सिटी जो है वो अप में पड़ती है, इस लाइन के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ज़्यादा नज़दीक है, या फिर जो ग्रीनविच सॉरी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइप का जो टाइम का जो लाइन जाता है नैनी से जो प्रयागराज के पास है या मिर्ज़ापुर के पास है, तो उस लाइन से जो कौन सी सिटी है जो इस लाइन से ज़्यादा नज़दीक है, कौन सी ज़्यादा दूर है। आपने इस क्वेश्चन को हाल में ज़रूर देखा होगा, तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के कुछ भागों में जो पीने का पानी है वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, तो कौन से पॉल्यूटेंट जो है वो पाए जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 5 जो हैं यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि पहला है आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। तो भारत के आप जानते हैं कि हमारे भारत में पीने के पानी की एक तो कमी है ही, साथ ही साथ जो पीने का पानी अवेलेबल है उसमें भी प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं। तो उसी को ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से जो प्रदूषक तत्व हैं वो भारत में पाए जाते हैं। तो 5 आपको नाम दिए गए हैं, तो ये आपको करंट अफेयर मटेरियल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें भी शायद आपको देखने को मिलता है कि भारत में जो प्रदूषण की समस्या है उसमें वाटर जो प्रदूषण है वो किस जो राज्य में है, वो कहाँ कहाँ पे कौन से जो तत्व हैं पदार्थ हैं वो ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं पानी को, या फिर पानी में पाए जाते हैं वो प्रदूषक तत्व। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और खासी आजकल की जो मैंने जैसे आपको बताया एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो और जो जैसे कि PM10 का नाम सुना होगा आपने, PM2.5 का नाम सुना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जो दिल्ली में जो स्मॉग बनता है जो विंटर में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोल्यूशन के ऊपर तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज का मुद्दा इतना चल रहा है तो इसके ऊपर क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो कौन से प्रदूषक तत्व हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो किस सोर्स से निकल रहे हैं। जैसे कि गाड़ियों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गाड़ियों के जो साइलेंसर होते हैं, जो धुआं निकलता है, उसमें कौन कौन से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, उसका नाम पूछा होता उन्होंने। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर। तो जब संविधान सभा है जो प्रोविंसेस से आए थे, संविधान सभा आप जानते हैं कि 1946 में उसका गठन हुआ था, तो उसमें कई सारे मेंबर्स थे। तो उस मेंबर्स में जो प्रोविंसेस से जो मेंबर आए थे तो उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, उनके संदर्भ में। तो क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कि पहला है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उनको जो प्रोविंसेस के जो लोग थे उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट करके जो संविधान सभा थी उसमें भेजा था। दूसरा है कि नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आज की कांग्रेस है, और मुस्लिम लीग है, उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा था। तीसरा है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो प्रोविंशियल यानी कि जो उस समय की जो प्रोविंसेस की जो विधानसभाएं बोल सकते हैं आप, उस समय की जो विधानसभाएं थी प्रोविंसेस में, उनके द्वारा इलेक्ट करके भेजा गया था। चौथा है कि सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो चौथा ऑप्शन ये है कि उसको भारत सरकार ने, यानी कि उस समय की जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने खुद जो उस समय के जो मेंबर्स थे जो उन प्रोविंसेस में जो रहते थे, उनको एक्सपर्टीज़ के जो वो एक्सपर्ट थे, संवैधानिक जानकार थे, उनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने खुद अपने आप से ही जो ऐसे लोगों को चुना था उन प्रोविंसेस से जो कि संवैधानिक जानकार थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो हमारे लिए संविधान सभा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ख़ासकर जो
हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछे जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको संविधान सभा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोविंसेस जो इलेक्ट करके आए थे उसमें वो कैसे उनको इलेक्ट किया गया था। कल को आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो और भी मेंबर्स थे उसमें से आईएनसी के कितने थे, मुस्लिम लीग के कितने थे, कितने लोगों ने छोड़ दिया, कितने लोगों ने पार्टीशन के बाद अलग हो गए और कितने सीटें बची, ये पूछा जा सकता है। या फिर उसमें संविधान सभा में क्या कमियां थी ये पूछा जा सकता है। या फिर संविधान सभा में किन किन लोगों का रिप्रेजेंटेशन था ये सारा पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेक्ट्रम में आपको डिटेल से मिल जाती हैं और साथ ही साथ जो बिपिन चंद्र की जो बुक है उसमें भी आपको डिटेल से मिल जाती हैं। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और आपको इस तरह के जो आइडिया है वो मिलते हैं कैसे कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहे तो सुन लें या फिर खुद से उसको पढ़ते रहें डेली के बेसिस पे। मैं आपको डेली बेसिस पे रिकमेंड करूँगा कि 25 क्वेश्चन आपको जरूर देखने चाहिए और साथ ही साथ मेंस के भी क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, तब आपको डायरेक्शन आपका जो बिल्कुल है वो प्रॉपर रहेगा। यानी कि आप उसी रोड पे रहेंगे जो रोड यूपीएससी को क्लियर कराती है। आप भटकेंगे नहीं, आप बिल्कुल उसी ट्रैक पे रहेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ध्यान इस जुड़ जाए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 10वां नंबर की, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पर देखिए आपको 3 फिर से नाम दिए जा रहे हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिया गया था 8वें नंबर क्वेश्चन में, उसी तरीके से यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 3 नाम है जैसे कि सी काऊ है, सी हॉर्स है, सी लायन है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मैमल है या मैमल्स है। तो हमें ये सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि जो भी स्पीसीज जो न्यूज़ में है वो कौन से लिस्ट में है, कौन से शेड्यूल में है, या फिर कौन से एरिया में पाई जाती हैं, नेचुरली कहाँ पाई जाती हैं, भारत में कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन है, कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं या टाइगर रिजर्व है या फिर एलिफेंट रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, कहाँ पे पाई जाती हैं वो। और साथ ही साथ जो स्पीसीज है उसकी जो मैंने बोला था कि स्पेसिफिकेशंस आपको पता होने चाहिए, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये 3 जो नाम दिए गए हैं उनमें से कौन मैमल है, स्तनधारी कौन है। तो ये स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है, उसका एग्जाम्पल आपको सामने मिल गया। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर आप फॉलो करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 11वां नंबर क्वेश्चन है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर हमें अपने संविधान में संशोधन करना है तो हमें बिल को है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि राज्यसभा में नहीं कर सकते उसको उसको सबसे पहले लोकसभा में ही लाना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ़ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट आ रहा है, ऐसा संविधान संशोधन बिल आ रहा है जो कि जो हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ केंद्र भी है राज्य भी है, तो अगर उनके रिलेशन के बारे में अगर कोई अमेंडमेंट आ रही है, यानी कि हमारी जो केंद्र और राज्य के जो संबंध है उससे वो प्रभावित होने वाले हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा तो उसको पास करे ही करे। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेचर जो है, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना जरूरी है। और ऑल द स्टेट्स यहाँ पर नाम लिखा गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि हड़बड़ी में हम लोग सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था लक्ष्मीकांत में, तो इसको तो फट से मार देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल द स्टेट्स लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को गौर करें कि ऑल द स्टेट्स है या हाफ ऑफ द स्टेट्स है या फिर ऐसी ही कोई दूसरी बात है, ये चीज़ बिल्कुल आपको इंश्योर करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर फिर से क्वेश्चन है, हमारे लिए पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब तक हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें से 2-3 तो यही निकल गए हैं जो पॉलिटी से लिए गए हैं। साथ ही साथ आपने किस चीज़ के क्वेश्चन देखे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखे, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे हैं। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यूपीएससी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि संविधान संशोधन है या फिर अपॉइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि मनी बिल है, जीरो आवर है, क्वेश्चन आवर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो एक्सेप्शंस होते हैं उसमें उसका आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्शन की बात आप दूसरे ऑप्शन में देख सकते हैं कि वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सभी स्टेट्स के द्वारा उसको रेटिफाई करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रा एक बार आप सर्च करें, अपनी बुक खोलें, उसमें देखने की कोशिश करें कि कैसे एक छोटे से यहाँ पर ऑल जो लिख दिया है उसके चलते पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक करने की कोशिश ज़रूर करें।
12 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर देखिए अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन फिर से आपको पॉलिटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, इसके शक्तियों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ये भाग ले सकता है। दूसरा है कि बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा की जो समितियां होती हैं उसका एक मेंबर हो सकता है। तीसरा है कि लोकसभा में स्पीक यानी बोल सकता है। चौथा है कि लोकसभा में वोट भी कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल की शक्तियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अटॉर्नी जनरल क्या है? अटॉर्नी जनरल जो है हमारे एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज के रिगार्डिंग उनका एक सिमिलर उनका वो स्टेटस होता है, उनकी जो वरीयता क्रम है उसमें उनके बिल्कुल समानांतर होते हैं वो। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल को ये भी पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूछा सकता है, या फिर आप यूपीएससी की जो है जो अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनकी जो मेंबर्स हैं या फिर चेयरपर्सन है वो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एनसीएससी है या फिर एनसीएसटी है या फिर माइनॉरिटी कमीशन है या फिर सीबीआई है, जो सीवीसी है, यानी कि जितने तरीके की बॉडी, जो एनआईए है, या फिर आप बोल सकते हैं जो एक तरीके से आईबी है, इन तरीके के जो जितने भी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार रखना चाहिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, उनके रिमूवल के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, उनके अपॉइंटमेंट या रिमूवल के प्रोसीजर क्या है उसके द्वारा उसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, उनको कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन उनको हटा सकता है, और उसमें कितने एक्सेप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और साथ साथ उनकी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है, जो गवर्नर की पावर है, उनमें क्या अंतर है, या फिर उनमें क्या सिमिलैरिटी है, या फिर कौन सी शक्तियाँ दोनों के पास है, कौन सी शक्तियाँ दोनों में अंतर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर क्वेश्चन है कि with reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry which of the following statements is are correct। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो शुगर इंडस्ट्री है तो उसके बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, जो भी हमारी जो चीनी की उद्योग है उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसके पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोला जा रहा है कि बैगेसे कैन बी यूज्ड एज बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बैगेस से जो निकलता है शुगर इंडस्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोमास फ्यूल के लिए। कहाँ पे? तो एनर्जी के जनरेशन के लिए। दूसरा है कि मोलासिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो शुगर इंडस्ट्री में जो मोलासिस निकलते हैं उनका जो इस्तेमाल किया जा सकता है जो सिंथेटिक यानी कि जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो हम लोग मैन मेड जो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको प्रोडक्शन में उनका जो है मोलिसिस का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है कि मोलिसिस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इसके साथ साथ ये भी है कि मोलिसिस का जो उपयोग है वो इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि सरकार जो है वेस्ट टू वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही है कि हम जो कूड़ा है या जो भी हमारी जो वेस्ट निकल जाता है कुछ इस्तेमाल करने के बाद, तो उस वेस्ट से भी हम लोग उसमें से आप एक तरीके से बोल सकते हैं धन हम बना सके या फिर उसका उपयोग करके उसको और भी उसको उपयोगी अपने लिए बना सके, उससे भी अपना जो है धन कमा सके। इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो अभी की गवर्नमेंट है वो चला रही है। कंचन से काया सॉरी जो कूड़े से कंचन, या फिर आपने सुना होगा कि जो ई वेस्ट है उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो ई वेस्ट से है वो हम सोना निकालेंगे। जो हमारी जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो हर सेकेंड बोला जाता है कि शायद 8,000 लैपटॉप जो है हर सेकेंड फेंक दिए जाते हैं। तो उन 8,000 जो लैपटॉप फेंके गए हैं उनको ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि उसमें बहुत सारे जो प्रीवियस जो मेटल्स होते हैं उसमें होते हैं। तो उसको निकालने के लिए भी अभी स्कीम है जो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। तो उनसे आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी जो अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट जैसे पराली में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराली की ये ऑप्शन है, पराली का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसके ऊपर अभी अगर आपको कल क्वेश्चन मिलता है तो आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। आप जब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि
जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो क्या है, उसमें मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, खास करके जो मन की बात है उसमें वो अपने जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जो उनकी ऑफिशियल जो नेशन को एड्रेस करते हैं, जैसे 15 अगस्त पे करते हैं या फिर 26 जनवरी पे करते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली जब जब भी करते हैं, तो आप बिल्कुल आपको उनको सुनना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जो अप्रोच है आगे क्या होने वाली है, वो भारत को लेके आगे क्या अप्रोच रखते हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, या फिर आप बोल सकते हैं डिजिटल इंडिया है, या फिर जनधन खाते खुलवाए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्किल इंडिया पे पूछा गया है। और ये तमाम तरह की जो जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है उसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और ये भी जो क्वेश्चन है उसी का एग्जाम्पल है कि इन्होंने जो कूड़े से जो कंचन बनाने की जो बात की थी उसके ऊपर आप इसको कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि 30% जो है इथेनॉल को हम लोग मिलाएंगे पेट्रोल में। तो उसके ऊपर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और आज के संदर्भ में अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, एक समझदार इंसान हैं और पृथ्वी की केयर करते हैं, तो भी आपको ये चीज़ जाननी ही चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डे टाइम है, नाइट टाइम है, यानी कि कितने घंटे की दिन होती है, कितने घंटे की रात होती है, उसमें जो वेरिएशंस आते हैं। आप देखते हैं कि गर्मी में जो दिन की अवधि है वो बढ़ जाती है, रात की अवधि घट जाती है, और वही चीज़ विंटर में बिल्कुल उल्टा हो जाती है। तो वो सीजन टू सीजन चेंज होती हैं, और ये क्यों चेंज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल 6-7 की जो बुक है ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी की, या फिर कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाता है। और जो भी जिसने भी बेसिक अच्छी तरीके से तैयारी की है उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से वो उसको करके आएगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ अपने जो एक्सिस है, धुरी है, उसके पे घूमती है, इसके चलते ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दूसरा है द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, जो अर्थ जो है वो जो एलिप्टिकल मैनर में जो सन के चारों ओर जो घूमती है वो इसका कारण है। तीसरा है लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, कि उस जगह की जो अक्षांशीय जो पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। चौथा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, कि जो अर्थ जो सन के चारों ओर रोटेट करती है वो एक टिल्टेड एक्सिस पे करती है, इसके चलते ये होता है। तो यहाँ पर आपको जो ये जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो इसका आंसर आपको देना है। आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट फाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट, वाई। तो यहाँ पर रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिवर हो, ग्लेशियर हो, लेक हो, प्लेटो हो, बेसिन हो, या फिर हाईलैंड्स हो, कोई भी हो, माउंटेन्स हो, वो आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ सिलेबस में भी आपको जीएस 1 में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सी जो रिवर है, या फिर कौन सी लेक है, कौन से माउंटेन है, या फिर कोई भी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो, या फीचर हो, या फिर लैंड हो, लोकेशन हो, तो वो कहाँ पे आपको वो लोकेट करती है। आपको मैप पे बिल्कुल प्रॉपरली उसको लोकेट करना चाहिए, उसके आसपास के जगह को भी देखना चाहिए, वहाँ की जो फीचर है वो क्या है वो देखना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ से कौन सी नदी बह रही है, या फिर वहाँ पर कौन से दूसरे जो इंपॉर्टेंट जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो आपको देखने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जैसे नर्मदा रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और नर्मदा के साथ साथ ये भी यहाँ पर जोड़ा गया है कि जो लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो नर्मदा भी एक पेनिनसुलर रिवर है। और उसके साथ साथ जो और भी नदियाँ हैं उसके ऊपर ये जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाया गया है कि नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है, जबकि जो दूसरी जो पेनिनसुलर जो लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ बहती है। तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका कारण जो है वो ये है कि ये एक लीनियर रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि उससे होकर बहती है। दूसरा है कि इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है, इसलिए ऐसा है। तीसरा है कि द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भूमि की ढाल है वो इसका कारण है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सही बात है। जब अगर आप भारत के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ें तो उसमें आपने देखा होगा कि नर्मदा है और ताप्ती है वो तो वेस्ट की तरफ बहती है, जबकि अधिकतर जो नदियाँ हैं पेनिनसुलर वो ईस्ट की तरफ बहती है। तो उसका क्या कारण है, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल
एक जो समझदारी की बात होनी चाहिए, या फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन उठता भी है लेकिन हम लोग उसको दबा देते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को सर्च करने की कोशिश करें कि जो भी आपके अंदर कोई जो क्वेश्चन, कुछ पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर कुछ क्वेश्चन उठे तो बिल्कुल उन क्वेश्चन को नोट कर लें और उनके बाद आंसर आप गूगल कर लें या फिर किसी से पूछ लें या फिर खुद से उसको रिसर्च करें। लेकिन उन चीज़ों को बिल्कुल उसको क्लियर करें, क्योंकि यूपीएससी अब इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि सिर्फ जो किताबों में जो स्टेटमेंट दिए गए उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाती है, बिल्कुल बल्कि उन स्टेटमेंट्स के दम पे या फिर उनके बेसिस पे कौन से जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें नहीं पता चल रही हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे कि किताब में ये लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी वेस्ट की तरफ बहती है और गोदावरी कृष्णा वगैरह ईस्ट की तरफ बहती है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि क्यों बहती है, वो हमें पता चलना चाहिए कि यार अच्छा अच्छा ये नदियाँ इस तरफ बह रही हैं, ये नदियाँ इस तरफ बह रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये हमें खुद ढूंढनी चाहिए। यूपीएससी के जो आजकल के क्वेश्चन है वो इसी तरह के अप्रोच के या फिर इसी तरह के कैंडिडेट की डिमांड करती है, या फिर उसको दिमाग में लेके चलती है कि वो इस तरीके के सोचने वाला होगा, और सोचने के साथ ही वो जो भी उसके दिमाग में तथ्य आए हैं उसको वो रिसर्च करके पता लगाने वाला होगा। इस तरीके के कैंडिडेट, ओपन माइंडेड कैंडिडेट या फिर खोजने वाला, एक तरीके से जानने वाला कैंडिडेट वो रिक्रूट करना चाहती है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आफ्टर द आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि धरती पर जो बहुत सारे जो फ्रेश वाटर जो एग्जिस्ट करता है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर के रूप में एग्जिस्ट करता है, और जो बाकी है उसका जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो किस चीज़ में पाया जाता है। तो ये जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं क्लास का नाम तो ये मतलब प्रॉपर्ली नहीं पता चल पा रहा है, शायद 6 या 7 की होगी, तो उसमें आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर ये बिल्कुल साफ-साफ एक डायग्राम में बना हुआ है कि जो हमारे यहाँ जो फ्रेश वाटर है पूरी धरती पर अवेलेबल, उसमें से कितना परसेंट जो है वो नदियों में है, कितना परसेंट जो है वो भूमिगत है, कितना परसेंट जो है लेक्स में है, कितने परसेंट ओशियन में तो है ही नहीं फ्रेश वाटर। तो वहाँ पर एक डायग्राम वहाँ पे आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटी किताब में, बिल्कुल उसी को उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं, 16 अभी सिर्फ 1 से लेकर 16 तक हम लोग चले हैं, उसमें 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिले हैं ऐसे, दो क्वेश्चन ज्योग्राफी के सिर्फ ऐसे मिले हैं जो कि बिल्कुल 6-7 की एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी किताबें हैं और उसको जब भी पढ़ें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें। आपने अगर ओझा सर को फॉलो भी किया होगा तो उन्होंने भी एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया है। साथ ही साथ कितने सारे टॉपर्स हैं जो उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी की है और उनके दम पे वो टॉप कर गए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, और एनसीईआरटी को अच्छे से करें। जो भी क्वेश्चन उनके पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उठते हैं उनको नोट करें, उनके बारे में रिसर्च करें, और उनमें जो डायग्राम दिए गए उनको आप अच्छे से उसको दिमाग में दर्ज कर लें। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए हैं स्टेटमेंट, जिसमें पहला है कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकटक लेक, तीसरा है नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का भी नाम आ रहा है, एक लेक का नाम आ रहा है, एक नेशनल पार्क का नाम आ रहा है। दूसरी तरफ एक हिल्स है, गारो हिल्स, बरेल रेंज और डाफला हिल्स। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर कोई लेक है या फिर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सारी चीज़ें, रिवर है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक तरफ ये हिल्स है, बरेल रेंज है, डाफला हिल्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड है, यानी कि जो कौन सी जो नाम दिए गए हैं जैसे नौकरेक है, लोकटक है, नामदफा है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, किन हिल्स में पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको जैसे अभी अभी बताया था कि कोई भी लोकेशन आप देखें तो उसके आसपास के लोकेशन को भी जरूर देखें। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन जो है वो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको 6 जो है वो स्टेटमेंट दिए गए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से नाम दिए गए हैं। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है जियोथर्मल एनर्जी, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा है प्लेट मूवमेंट्स, पांचवा है रोटेशन ऑफ द अर्थ, छठा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द एबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, यानी जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, जिस पर मकान बनाते हैं, जिस पे खेलते कूदते हैं, उसमें जो डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि कहीं पे भूमि धंस गई, या फिर कहीं पे माउंटेन्स बन गई, कहीं पे प्लेटो बन गए, कहीं पे रिवर्स बह रही हैं, कहीं पे ग्लेशियर्स बह रहे हैं, तो उसका जो कारण है वो क्यों है, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो सतह है वो इतनी अनइवन क्यों है।
तो आपने 11th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। जो 5वां या 6ठा चैप्टर है उसमें ये बोला जाता है कि उसमें कुछ शुरुआत ही ऐसे ही है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी जो सतह है पृथ्वी की वो अनइवन है, यानी कि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेटो है, कहीं पे है जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बिल्कुल एक तरीके से लो लैंड्स हैं, कहीं पे हाईलैंड्स हैं, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे रेंजेस हैं, कहीं पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत सारी वेरिएशंस आपको जो अर्थ की सतह है उसके ऊपर देखने को मिलती है। ये आपको जो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है 11th की उसके 6 चैप्टर की शायद ये बात है। मैं कल ही उसको पढ़ रहा था तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई हैं। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी जो कारण है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और वो जो कारण है वो उसमें उस बुक में वो अच्छे से लिखा हुआ है उस चैप्टर में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एनसीईआरटी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। 3 क्वेश्चन आपको सामने-सामने वो भी ज्योग्राफी से आपको देखने को मिल रहे हैं। वो भी 1 से 18 तक ही है। अभी आगे भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें शायद और भी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट या डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कौन सी जो बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है प्लानिंग कमीशन, तीसरा है जोनल काउंसिल्स। तो यहाँ पर 3 बॉडीज़ दिए गए हैं आपको, जैसे कि योजना आयोग है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद है और तीसरा है जोनल काउंसिल्स है। तो ये बोला जा रहा है कि इसमें कौन सी जो है संविधान में मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी इसी लेक्चर में बताया है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी जो चीज़ें हैं संविधान में मेंशन है, कौन सी नहीं है, कौन से पद जो हैं वो मेंशन है, कौन सी नहीं है, कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो संविधान के में है वो मेंशन है या नहीं है। उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल इंश्योर करें। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द डिमांड फॉर द तेभागा पिजन मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। अगेन यहाँ पर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तेभागा पिजन मूवमेंट को लेकर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो हमारे लिए बहुत सारी जो मूवमेंट्स हुई हैं तेभागा के यहाँ पर है, या फिर आपने मुंडा विद्रोह का नाम सुना होगा, कोल विद्रोह है या सन्यासी विद्रोह है। इस तरह की जो 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी में जो भी जो लड़ाइयाँ हुई है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो संधियाँ हुई हैं और साथ ही साथ जो विद्रोह हुए हैं और जो मूवमेंट्स हुए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल इंश्योर करिएगा अपनी प्रिपरेशन में। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो तेभागा पिजन मूवमेंट है उसके उसका जो डिमांड था वो क्या था बंगाल में। तो पहला है द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लैंडलॉर्ड्स का जो शेयर है वो उसको रिड्यूस किया गया था। रिडक्शन की मांग की गई थी उसमें कि उसमें जो शेयर है लैंडलॉर्ड्स का वो घटना चाहिए, वो 1/2 से लेके 1/3 हो जाना चाहिए। दूसरा है द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट्स एज दे वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लैंड की जो ओनरशिप है यानी कि लैंड का मालिक कौन होगा, इसकी डिमांड की गई थी तेभागा पीजेंट मूवमेंट में कि उन जो वहाँ पे जो खेती कर रहे हैं उनका यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, ना कि जो कि मालिक बन के बैठे हैं कुछ नहीं करते बस शेयर लेते रहते हैं, उनका यहाँ पर हक नहीं होना चाहिए, उनका मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। तीसरा है द अप्रूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्फडम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जमींदारी सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका डिमांड था। चौथा है कि राइटिंग ऑफ ऑल पीजन डेब्ट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी जो किसान के कर्ज थे उनको राइट ऑफ करने के लिए यानी माफ़ करने के लिए ये जो तेभागा पीजन मूवमेंट है वो किया गया था। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि आखिर उसके डिमांड जो थी वो मूवमेंट की वो क्यों किया गया था मूवमेंट, वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी मूवमेंट है वो क्यों हो रही है, किसने किया था उनको, उनके नेता कौन थे, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए थी। उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है 1/2 से लेकर 1/3 कर दिया जाना चाहिए या फिर ज़मींदारी का अबॉलिश करने दिया जाना चाहिए। तो ये सारी जो है वो उसका उद्देश्य थे, तो आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भारत की संसद है वो पूरे भारत के लिए या फिर भारत के किसी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है
ताकि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ उसने की है, यानी कि जो हमारी जो भारत सरकार है वो कई सारे देशों के साथ वो ट्रीटी साइन करती है, या फिर कई सारे संगठन के साथ जैसे यूएनओ के साथ ट्रीटी साइन करती है, या फिर आईएई है, या फिर इसी तरीके की जो मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसको वो साइन करती है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार जो है वो भारत के किसी हिस्से के लिए या फिर पूरे भारत के लिए वो कानून बना सकती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो ऐसा करने के लिए उसको पहले पूरे जितने भी राज्य हैं उसकी सहमति होना ज़रूरी है। दूसरा है कि विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स, कि सारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अधिकांश यानी कि मान लिया 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो 15 अगर उसको लिए हम ही भरते कम से कम तो भी वो पास हो जाएगा। तीसरा है कि विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। तीसरा है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, जिन जिन स्टेट्स में ये ट्रीटी लागू होनी है उसको वो साइन कर दे तो बस ये काम हो जाएगा, सबकी ज़रूरत नहीं है। चौथा है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। चौथा स्टेटमेंट ये है कि कोई भी कानून बना सकती है भारत सरकार, कोई रोक टोक नहीं सकता, राज्यों का इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी राज्य से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट चौथा है। तो ये आपको करंट अफेयर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये आपको किसी किताब में देखने को मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो करंट अफेयर अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो या फिर आपने अगर कोचिंग की है तो उसमें आप जो है वो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो उसको रिसर्च कर लें या फिर गूगल कर लें या फिर टीचर से पूछ लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और कई कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं जो कि बिल्कुल यूनिक लेवल के होते हैं। अक्सर उन सारी चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो अगर एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आ भी जाते हैं तो अगर आपको नहीं पता तो जहाँ तक पता हो तो उसको गेस कीजिए, नहीं पता है तो फिर उसको लीव करने में भी बुद्धिमानी ही है, क्योंकि यूपीएससी भी चाहती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएँ जिसमें लोगों का टाइम वेस्ट हो और वो फंस के रह जाएँ। समझदारी की वहाँ पर ज़रूरत होती है, तो उसी चीज़ की यहाँ पर डिमांड देखते हुए प्लीज़ अपनी विजडम को अप्लाई करें। 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द ग्रासलैंड्स प्लीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे हैं जो ट्रीज़ हैं वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं करती हैं एज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। वहाँ पर ट्रीज जो हैं वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं करती हैं ग्रासलैंड में, ऐसा क्यों? तो पहला है बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगी। दूसरा है कि लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वहाँ पर जो सनलाइट है उसकी कमी होती है या फिर न्यूट्रिएंट्स की है वहाँ पर उसकी कमी होती है। तीसरा है कि वाटर लिमिट्स एंड फायर, यानी कि वहाँ पर पानी की कमी होती है या फिर आग की स्थिति होती है इसके चलते, या फिर चौथा नन ऑफ द एबव। तो आपने ग्रासलैंड में देखा होगा कि पूरे खुले खुले होते हैं, उसमें ज़्यादा पेड़ आपको नज़र नहीं आते। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी जानते हैं कि ग्रासलैंड ऐसे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं जानते हैं कि दिमाग में आता है क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमने उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया कि उसको खोजे भी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यूपीएससी जानने वालों को अब रिक्रूट करना चाहती है कि जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जो चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो प्लीज़ आप भी इस तरह के बने, आपके अंदर भी कोई क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो उसको सिर्फ ऐसा क्यों है तक सीमित न रखें, उसको आखिर पता लगा कर ही उसको छोड़ें कि हाँ ऐसा इसलिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रासलैंड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है। 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, अब जानते हैं ये बात, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो किताबों में ये पढ़ा होगा। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के ऑर्डर में आप इसको सजाएं, यानी कि कहाँ पे कम प्रोडक्टिविटी होती जा रही है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पहले होगी, उसके बाद उससे कम प्रोडक्टिविटी वाली इकोसिस्टम, उससे फिर उसके बाद उससे भी कम प्रोडक्टिविटी वाली इकोसिस्टम को आपको लगाना है ऑर्डर में। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं जैसे कि ओशियंस, लेक्स, ग्रासलैंड्स और मैंग्रोव्स। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट हैं और वो इन चारों जो यहाँ पर ओशियन, लेक्स, ग्रासलैंड्स, मैंग्रोव्स है उसको इधर उधर करके आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है, और ये जो चीज़ है आपको ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो बुक है उससे आपको ये चीज़ जानकारी हो जाती है। 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉन्टूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। तो यहाँ पर कॉन्टूर बंडिंग एक टर्म आया है, उसमें ये बोला जा रहा है कि इसको सॉइल कंजर्वेशन के लिए यानी कि मृदा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है ये बताएं। तो पहला है कि डेजर्ट मार्जिन्स पे होता है, लाइबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन,
यानी कि इसका जो उपयोग है वो डेजर्ट मार्जिन्स पे होता है, यानी रेगिस्तानों में होता है। दूसरा है कि लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेज लायबल टू फ्लडिंग, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ इसका इस्तेमाल डेजर्ट्स में नहीं होता, बल्कि जो निचला जो समतल जो प्लेन्स होते हैं, जो नीचे की भूमि होती है, यानी कि बिल्कुल जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम होती है, वहाँ पे होती है, जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने की चांसेस होती है वहाँ पे होती है कंटूर बंडिंग का इस्तेमाल। तीसरा है कि स्क्रबलैंड्स लायबल टू स्पीड ऑफ वीड ग्रोथ, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वीड ग्रोथ जहाँ पे होती है स्क्रबलैंड्स पे, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सॉइल कंजर्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉल्यूशन है, कंजर्वेशन है, और जो क्लाइमेट एक्शन है, ये सारी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप भी जानते हैं कि एक जो अभी सदगुरु हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हैं, तो वो अभी सेव द सॉइल ऐसा कुछ कैंपेन चला रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर एक ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है अभी नियर फ्यूचर में, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। और आपकी जो भी बुक है, ज्योग्राफी की है या फिर इन्वायरमेंट की बुक है, तो उससे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो भी अभी 1 से 25 तक ही डिस्कस हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन को लेके, पॉल्यूशन को लेके पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। और इस तरीके की जो टर्म है, जैसे कंटूर बंडिंग यहाँ पर एक टर्म है, तो कौन सी जो टर्म है वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है, उसका परिभाषा क्या है, उसमें क्या होता है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 25वां नंबर जो लास्ट आज के सेशन का जो क्वेश्चन है, वो आपको बताने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो। नहीं, अगर पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर कारण देना होगा कौन सी चीज़ें मेरे जो इसमें है सुधारने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें जो है पहले से बेहतर हैं, वो आपको प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए। और आज की जो लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन 1996, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर पेसा एक्ट के बारे में पूछा गया है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरकार ने जो है, भारत सरकार ने 1996 में इस एक्ट को लाया था। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या नहीं था, यानी कि यहाँ पर नॉट यहाँ पर टर्म दिया गया है। अच्छा है कि इसमें उन्होंने इसको ब्लैक से हाईलाइट, बोल्ड में हाईलाइट किया है। नहीं तो हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं, पता नहीं किस जल्दी में होते हैं, कहाँ जाना होता है इस एग्ज़ाम को छोड़कर, कि हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी टिक लगाने जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं जानते हुए भी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सारी तैयारी आपकी, सारा जीवन अभी फ़िलहाल इसी के लिए टारगेटेड है, और आपके युवा के जो दिन हैं, यानी कि आपकी जवानी के दिन हैं, इसमें खप रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली ना लें, बिल्कुल इसको जितना सीरियस हो सके उतना लें, इसको ड्यू सीरियसनेस दें, और उसी के साथ प्रिपरेशन करें। इसमें गलती करने की संभावनाएं अगर आपने छोड़ रखी हैं तो पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ आपको आपकी मुझको खुद को भी सजेशन है, आपको भी मैं सजेशन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, कि सेल्फ गवर्नेंस को प्रोवाइड करने का जो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो नहीं था। दूसरा है टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज करता ये। तीसरा है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि ऑटोनोमस रीजन्स जो है ट्राइबल एरियाज में, उसको क्रिएट करने का मकसद इसका नहीं था। चौथा है टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ऐसा भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव था वो नहीं था पेसा एक्ट के अंतर्गत, ये हमें जानना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसका मकसद ये है कि आप एक्ट के बारे में जानें, खासकर कौन से एक्ट जो कि वल्नरेबल सेक्शंस के लिए बनाए गए हैं। आपको GS2 का जो सिलेबस है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जितने भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि वल्नरेबल सेक्शंस के लिए बनाई गई हैं, जो बॉडीज़ हैं, उसके बारे में खास करके जो GS2 का सिलेबस है उसमें मेंशन है। तो उसके ऊपर ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि अगर कोई जो पीड़ित तबका है, जैसे वुमेन है या फिर सीनियर सिटीजन है या फिर दिव्यांग हैं, अगर उनके लिए कोई स्कीम आ रही है या फिर कोई बॉडी है उनकी जो न्यूज़ में है, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। और अगर कोई एक्ट पास कर किया जा रहा है तो उस एक्ट की जो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ या तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखें, या फिर आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखते रहें, ज़रूर देखते रहें। साथ ही साथ सिलेबस को भी देखते रहें, ताकि आपकी जो डायरेक्शन है वो मतलब डिरेल ना हो जाए। आपकी जो पटरी पर चल रही UPSC के जो स्टेशन तक ले जाती है,
उस पटरी से आप उतर के कहीं और ट्रैक ना पकड़ लें। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को बिल्कुल डेली बेसिस पे देखें, चाहे उसको आंशिक रूप से ही देखें, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन ही देखें, लेकिन ज़रूर देखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स एंड गुड बाय।